और ड्यूरेबल्स भी परचेज करते हैं। अच्छा, इन फाइनेंस टर्म्स कंज्यूमेबल्स वो आइटम्स हैं जो कि आप खरीदते हैं और खर्च कर देते हैं, फिर खरीदते हैं फिर यूज कर लेते हैं, ये सब कंज्यूमेबल्स हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एक फाइनेंशियल पीरियड में खरीदते हैं। फाइनेंशियल पीरियड 1 साल का होता है स्टैंडर्ड, जिस पीरियड में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनता है। जैसे पाकिस्तान में आमतौर पर कंपनीज 1 जुलाई से 30 जून तक अपना साइकिल रखती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे आप लुब्रिकेंट्स खरीद रहे हैं या मैकेनिकल सील्स खरीद रहे हैं या बेल्ट्स खरीद रहे हैं या बेयरिंग्स खरीद रहे हैं, इस तरह की जितनी चीज़ें ये सब कंज्यूमेबल्स होती हैं। यानी इनको आप लगाते हैं, ये टूट जाते हैं, आप फिर लगा देते हैं, तो ये कंज्यूमेबल्स है। लेकिन पंप्स, कंप्रेसर्स, बॉयलर्स, डीजल जनरेटर्स, पूरा प्लांट, ये सब कैपिटल इक्विपमेंट है। क्यों इनको कैपिटल इक्विपमेंट कहा जाता है? इसलिए कि इनको आप यूज करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। जैसे आपने प्लांट लगाया है तो उसकी आमतौर पे लाइफ होती है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। आपने अगर कोई डीजल जनरेटर खरीदा तो उसे आप 10 ईयर्स, 15 ईयर्स यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें कैपिटल आइटम्स कहलाती है। अच्छा, कैपिटल आइटम्स का अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट, आप लोगों ने थोड़ी अकाउंटिंग अगर पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल। तो जिस पीरियड का रेवेन्यू होता है उसी पीरियड का एक्सपेंस उसमें रिकॉर्ड करते हैं। यानी इस साल अगर मैंने फर्ज कीजिए सेल्स में 10 करोड़ रुपए की सेल की है, तो इस सेल्स को जनरेट करने में जितने एक्सपेंसेस हुए हैं वो इसी साल रिकॉर्ड हो गए। तो कंज्यूमेबल्स में तो ये चीज़ आसान है, कंज्यूमेबल्स में आप वो चीज़ें इसी साल खरीदते हैं, इसी साल यूज कर लेते हैं। लेकिन ड्यूरेबल्स का मसला डिफरेंट है। ड्यूरेबल्स 10 साल चलती हैं, 15 साल चलती हैं, 20 साल चलती हैं, 30 साल चलती हैं। तो अगर ड्यूरेबल्स के कॉस्ट को आप एक ही दफा माइनस कर देंगे इनकम स्टेटमेंट से, तो 1 साल कंपनी बहुत ही ह्यूज लॉस शो करेगी। अच्छा, ह्यूज लॉस चले 1 साल शो कर दिया, वो बर्दाश्त कर लिया आपने, लेकिन ये मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगले साल भी आप वो सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे, लेकिन फ्री में यूज कर रहे होंगे, उसका कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि इस तरह के जितने भी कैपिटल आइटम्स हैं उनको वो डिवाइड कर देता है उसकी कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ। जैसे अगर आप डीजल जनरेटर की लाइफ एस्टिमेट करता है कि जनाब ये 10 ईयर्स इसकी लाइफ होगी, और आपने अगर 10 मिलियन में खरीदा है उसे, तो हर साल उसका 1 मिलियन कॉस्ट एलोकेट कर देता है और उसको वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नाम देता है। ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट होता है। डेप्रिसिएशन में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अच्छा, जब आप कंज्यूमेबल्स खरीदते हैं तो उसकी आपको आमतौर पे बार बार जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक दफ़ा बियरिंग्स किसी कंपनी से खरीद लिए, अब आप रेगुलर खरीदते रहते हैं, आप बार बार जाकर के मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं लेते कि जनाब मैं एनटीएन के बियरिंग्स ले रहा हूँ तो इसकी आप अप्रूवल दे दीजिए, क्योंकि वो एक रूटीन परचेज होती है, कंज्यूमेबल आइटम्स की परचेज होती है। इसी तरह लुब्रिकेंट्स में होता है। लेकिन जब आप कैपिटल प्रोक्योरमेंट करते हैं तो चूंकि उसके अंदर अमाउंट काफी बड़ी होती है और वो आप कई साल तक यूज करेंगे, तो हर दफा कैपिटल प्रोक्योरमेंट पे आप अप्रूवल लेते हैं। यानी आपने पंप एक दफा खरीद लिया, उसको यूज किया 10 साल, 15 साल, अब उसके बाद अब आप समझ रहे हैं कि इसकी रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है, तो अब जब आप दूसरा पंप खरीदेंगे तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट परचेज ऑर्डर इशू कर देंगे कि जनाब आपने पूमा का पंप पहले भी लिया था तो अब दोबारा ये पंप ले रहे हैं तो उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नहीं, इसकी आपको प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होती है। और ना सिर्फ ये कि अप्रूवल, बल्कि उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको देनी पड़ती है। आरओआई बताना पड़ता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके यहाँ के इलेक्ट्रिक की बिजली आ रही है, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि एक डीजल जनरेटर भी लगा लें, तो आपको इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी अपने सीनियर मैनेजमेंट को कि व्हाई यू आर परचेजिंग दिस। ठीक है,
जैसे ये यासिर सोमरो साहब हैं, ये करते होंगे वहाँ पे, ये हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो इनका इनका तो PC1 अप्रूव होता है मेरे ख्याल में, उसको PC1 ये गवर्नमेंट बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन होता में है। कहते हैं। तो ये सब ऐसे ही होता है ना, उसमें आप सारी जस्टिफिकेशन देते हैं, आप देते हैं, फिर वो अप्रूवल आता है, तो फिर आप उसको प्रोक्योर करते हैं। तो ये कैपिटल प्रोक्योरमेंट का पैटर्न है ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। प्रोसीजरल डिटेल्स में फर्क हो सकता है, लेकिन कैपिटल इक्विपमेंट के लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो इसलिए जब आप कैपिटल इक्विपमेंट खरीदने जा रहे होते हैं, तो उसको आपने बहुत सारे डिफरेंट एंगल से एनालाइज करना होता है, और सिर्फ ये नहीं कि उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, प्राइस इज वन फैक्टर। उसके अलावा क्या उसके स्पेयर पार्ट्स रेगुलरली अवेलेबल होते रहेंगे, आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट कितनी है। लाइफ टाइम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके। आप एक उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो है, आजकल प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर, आप एक बहुत सस्ता प्रिंटर खरीद लें, लेकिन उसका कार्ट्रिज बार बार आप महंगा खरीदते रहे, तो उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू अनदर प्रिंटर, जो वन टाइम तो एक्सपेंसिव हो, लेकिन उसके कार्ट्रिज बहुत ड्यूरेबल हो और उसकी कॉस्ट बहुत कम हो। तो इसलिए आजकल किसी भी कैपिटल इक्विपमेंट को जब खरीदा जाता है, तो सिर्फ कैपिटल इक्विपमेंट को नहीं देखते, बल्कि उसकी लाइफ टाइम पूरी कॉस्ट को देखते हैं। और फिर लाइफ टाइम कॉस्ट के आगे एंड में आकर के अब एक और इश्यू आ गया है, डिस्पोजल। अब चीज़ों को आप इस तरह से उठाकर फेंक नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल आइटम्स में तो यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की है कि जब भी आप अपना टेलीविजन यूज कर लें, उसके बाद आप उसे डब्बे में, बैग में डाल करके आप रिटर्न कर दें मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रॉपर जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का लेड आउट प्रोसीजर, उसके मुताबिक डिस्पोज ऑफ करे। अब पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्पोजल ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये लाइफ टाइम कॉस्ट में ये चीज़ें शामिल हैं। फिर उसके बाद आप कौन सा खरीदें, क्यों खरीदें, उसकी ट्रेनिंग्स क्या होगी, उसकी इंस्टॉलेशन क्या होगी, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की क्या सर्विसेज होंगी, कितनी आप खुद करेंगे, कितना मैन्युफैक्चरर करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो इसलिए आपको इसको मल्टी फैसेटेड तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। एक चीज आप अमेरिकन सप्लायर से खरीद रहे जिसका के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में नहीं है, और एक ऐसे सप्लायर से खरीद रहे हैं जिसका रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में है, तो आप ज्यादातर केसेस में अनटिल अनलेस ROI बहुत ज्यादा आउट ना हो, उसको प्रेफर करते हैं जिसका रिप्रेजेंटेटिव या वो कंपनी खुद पाकिस्तान में हो। बिकॉज जब आप परचेजिंग करते हैं तो आपका एक जहन में ये चीज कॉमन रहती है कि यू शुड हैव समवन जिसको आप ग्रैब कर सकें, जिसको गिरबान से पकड़ सकें अगर जरूरत पड़े, मतलब आप उसको रिस्पॉन्सिबल कर सकें कि जनाब ये आपका इक्विपमेंट है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो अब आप इसमें इसको ठीक कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। तो ये इस वजह से आप देखिएगा कि कैपिटल इक्विपमेंट बहुत लिहाज से डिफरेंट है। फिर इसी तरीके, और फिर उसमें होता क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने 5% 10% रिटेंशन मनी रखी हुई है वो 1 साल के लिए आप वो रोक लेंगे, लेकिन आपका 90% तो लॉस हो गया ना। तो इसलिए जब आप कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करें और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे हम वही सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि जनाब जब आप कैपिटल परचेजेस कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो कैपिटल परचेजेस है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों के साथ मिल करके काम करें और उसको समझें कि कैपिटल परचेज क्यों इम्पोर्टेंट। और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल परचेजेस अप्रूवल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव तक जाती है या इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक जाती है। तो इतने सीनियर लोगों तक कोई प्रपोजल जाएगा तो ऑब्वियसली वो फिर उसी तरह के सवाल करेंगे और अपने अपने एंगल से सवाल करेंगे। कोई मार्केटिंग के एंगल से, कोई प्रोडक्शन के एंगल से, कोई मेंटेनेंस के एंगल से, कोई फाइनेंस के एंगल से ये सवाल करेगा, तो ऑपरेशंस के एंगल से कोई सवाल करेगा।
तो आप जब इस तरह के कैपिटल प्रोक्योरमेंट का कोई प्रपोजल बनाए तो यू मस्ट बी रेडी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। वो आप एंटिसिपेट करते हैं कि जब ये बोर्ड के सामने प्रेजेंट करने के लिए मुझे बुलाया जाएगा तो पॉसिबली क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें एक बात आपको मैं एडिशनल ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी के लिए किसी काम के लिए प्रिपेयर्ड होकर के जाते हैं तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू हैंडल दैट टॉपिक। तो अगर आप कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आइडिया से कन्विंस हो जाते हैं और आप वेल प्रिपेयर्ड भी हो तब। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ये बताया है कि भाई रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ परचेजिंग में कैपिटल इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या प्रोक्योरमेंट के कंट्रीब्यूशन होते हैं। अच्छा, कैपिटल इक्विपमेंट के परचेजिंग में एक एस्पेक्ट और भी है कि कैपिटल इक्विपमेंट के परचेजिंग में ज्यादातर इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि टेक्निकल चीजें होती हैं, या सप्लाई चेन का में अगर आपने कोई फोर्क लिफ्टर या इस तरह की चीजें खरीदनी है तो वो सब वेयर हाउस मैनेजर इन्वॉल्व होता है। प्रोक्योरमेंट वाले इसके अंदर इनवाइट किए जाते हैं कि जनाब आप ये काम आप कर दीजिए, तो वो फिर वो काम करते हैं। मगर अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो रहा है कि कैपिटल इक्विपमेंट की परचेजेस पूरी प्रोक्योरमेंट वाले ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई कैपिटल इक्विपमेंट की परचेज होती है तो लोग जो है वो जाते भी हैं बाहर, चाइना जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं इक्विपमेंट को देखने के लिए। क्या होता है, परचेज वाले नहीं जाते, प्रोक्योरमेंट वाले नहीं जाते, बल्कि ज्यादातर इंजीनियरिंग के लोग जाते हैं, वो टेक्निकली उसको देखते हैं। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट इज वन एस्पेक्ट, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, लेकिन फिर उसमें आप प्रोक्योरमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि और जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंजीनियर्स उनको उस तरह नहीं सोचते आमतौर पे, क्योंकि और प्रोक्योरमेंट वालों का रोज का काम होता है तो वो उन एस्पेक्ट्स को समझते हैं। तो इसलिए आप प्रोक्योरमेंट को भी उसके अंदर या कमर्शियल को भी उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व किया जाता है। और अगर नहीं किया जाता है तो उनका कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट इतना होता है जो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है कि सबसे पहले लिक्वेशन ऑफ सोर्सेस, क्योंकि इंजीनियर्स को तो इतना नहीं पता होता है कि वो आइटम कहाँ कहाँ मिलते हैं। प्रोक्योरमेंट वालों को तो काम है कि भाई किन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो वो सोर्सेस को लोकेट करते हैं कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं। इंजीनियर्स के पास अब तो ऑफकोर्स सेल्स के लोग जाते हैं, अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट का सप्लायर है लेकिन उसके सेल्स फोर्स लाउजी हो, तो वो आपके पास ना आती हो तो आप उसे मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको लोकेशन ऑफ सोर्सेज में तमाम जो मल्टीपल सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मेजर को तो आइडेंटिफाई ज़रूर करें। फिर उसके बाद आप सप्लायर्स को वेट करते हैं। अब वेट करने का जो क्राइटेरिया होता है वो कमर्शियल वालों के पास ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू इंजीनियर्स के पास। ठीक है, इंजीनियर्स जो वेट करते हैं वो स्टैंडर्ड्स पे वेट कर लेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे वेट कर लेंगे, डिज़ाइन पे वेट कर लेंगे, मेंटेनेंस एस्पेक्ट पे वेट कर लेंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह पे देख लेंगे कि वो सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वो जो सप्लायर रिलायबल कितना है, उसकी प्रैक्टिसेस कितनी अच्छी हैं और वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को कितने अच्छे तरीके से पूरा करता है, प्राइसिंग के मामले में कितना फेयर है, ये सब चीज़ें वेटिंग करना ज़्यादा बेहतर प्रोक्योरमेंट को आता है कंपेयर टू इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, अब ये फिर उसके बाद निगोशिएटिंग की जाती है। लास्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को निगोशिएशन पे पढ़ाया था, तो आपने देखा था कि निगोशिएशन इटसेल्फ इज एन आर्ट, और इस आर्ट में प्रोक्योरमेंट के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों ज़्यादा अच्छे होते हैं? कि वो रोज़ाना निगोशिएट कर रहे होते हैं, किसी न किसी सप्लायर से निगोशिएट कर रहे होते हैं, कभी टर्म्स निगोशिएट कर रहे होते हैं, कभी डिस्प्यूट निगोशिएट कर रहे होते हैं, तो कभी प्राइसेस निगोशिएट कर रहे होते हैं। तो दे कीप ऑन निगोशिएटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद देयर सप्लायर्स, तो इसलिए निगोशिएशन में वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और जनरली आमतौर पे ये समझा जाता है, इंडस्ट्री के अंदर ये परसेप्शन है कि इंजीनियर्स निगोशिएशन में इतने अच्छे नहीं होते। उसकी वजह ये है कि इंजीनियर्स कम्युनिकेशन के मौके उनको कम मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वो अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वर्क हो रहा होता है,
और एक यूनिफॉर्म पैटर्न का वर्क हो रहा होता है, वहां पे उनके पास नेगोशिएशन के इतने एस्पेक्ट्स नहीं होते। तो इस वजह से इंजीनियर्स अगर राइट जॉब्स पे स्विच नहीं करते तो आगे जा करके उनका ये जो वीकनेस है वो इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं कंसीडर किए जाते या सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए नहीं कंसीडर किए जाते। तो नेगोशिएशन मगर जाहिर है कि मार्केटिंग वालों को अच्छी आती है, परचेज वालों को नेगोशिएशन अच्छी आती है, क्योंकि ये रोज ये काम करते हैं। ठीक है, एक काम ये हो गया। फिर उसके अलावा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोक्योरमेंट वाले करते हैं, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली इंजीनियर्स को करना चाहिए, और फिर फाइनेंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। रीजन इसके इंजीनियर्स को ज्यादा अच्छा पता होता है कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हम इस इक्विपमेंट से ड्राइव कर सकते हैं, उनमें से टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है। तो वो बेनिफिट्स में से जो टेंजिबल पार्ट होता है उसकी बेसिस पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, आरओआई करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसका पे बैक कितना होगा, डिस्काउंटेड पे बैक कितना होगा, एनपीवी कितना होगा, आईआरआर कितना होगा, एमआईआरआर कितना होगा, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये डिफरेंट मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, और ये एनालाइज करने के ये दो डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हम खरीद रहे हैं उनमें से किसको हमें खरीदना चाहिए, या जो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम फाइनेंस कर रहे हैं तो उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है, उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो ये आप लोगों ने ये टर्म सुनी है, ये पहली दफा मेरे मुंह से सुन रहे हैं आप? सुनिए सर, पहले सुनिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसको थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अब आ जाइए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है कि आपने एक इक्विपमेंट परचेज कर लिया, अब आप उसको इंस्टॉल करेंगे, टेस्ट रन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी इंश्योरेंस लेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे, उसकी कंज्यूमेबल्स खरीदेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, उसके ऊपर मैन पावर खर्च होगा। तो ये पूरी उसकी लाइफ साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इक्विपमेंट ऐसा लेते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है मगर चीपर है, और दूसरा आप इक्विपमेंट लेते हैं जो एक्सपेंसिव है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। तो अब आप क्या करेंगे, 10 years अगर आपने उसकी लाइफ एस्टिमेट की है तो आप दोनों की लाइफ एस्टिमेट करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को भी ऐड करने के बाद इस इक्विपमेंट की प्राइस आपको ज्यादा बेहतर लगती है। ठीक है, जैसे आजकल आपको पता है हाइब्रिड कार्स आ रही हैं। हाइब्रिड कार्स जो है कम पेट्रोल में ज्यादा माइलेज देती हैं, तो हो सकता है उनकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन अगर आप 5 years में उसकी आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो मे बी इट इज मोर इफेक्टिव देन नॉन हाइब्रिड कार। ओके, अच्छा, फिर रेजिडुअल वैल्यू उसकी क्या है, इसके ऊपर आपको एडवाइस चाहिए होती है, और वो जाहिर है कि इंजीनियर्स के लिए मुश्किल होता है कि वो बता सकेंगे पंप की 10 साल के बाद रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। उसकी सिंपल वजह ये है कि वो इस चीज पे काम नहीं करते, लेकिन चूंकि प्रोक्योरमेंट वाले इस चीज पे काम करते हैं, उनके पास और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में चीजें खरीदी जाती हैं, कैपिटल इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, फाइनेंस वाले इस पे काम करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रेजिडुअल वैल्यू पे काम कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियर्स ऑफ कोर्स उसके ऊपर एडवाइस दे सकते हैं, और प्रोक्योरमेंट वाले बहुत अच्छे एडवाइस दे सकते हैं कि भाई उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। रेजिडुअल वैल्यू की क्यों जरूरत पड़ती है? अकाउंटिंग के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप उसकी एक अमाउंट तय कर लेते हैं, जनाब हमने इसको 10 million में खरीदा है, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 2 million है, तो इसके लाइफ खत्म होने के बाद भी इसको आपके 2 million आपको इसके मिलेंगे। इसका मतलब है 8 million को आपने डेप्रिशिएट करना है, इसलिए रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत होती है। बाज प्रोडक्ट्स की रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती है, बल्कि बरियल के लिए उल्टा कॉस्ट होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना प्रॉपरली, उसको गवर्नमेंट रेगुलेशन के मुताबिक, एनवायरमेंट लॉज के मुताबिक प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना ये ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट रेजिडुअल वैल्यूज होती है।
अच्छा जनाब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ट्रायल्स, प्रोडक्ट ट्रायल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप कोर्स प्रोक्योरमेंट वाले, लेकिन उसको देखे हैं इंजीनियरिंग। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोटल सप्लाई कॉस्ट, आप जब सप्लाई की जा रही है तो उसकी भी कॉस्ट होती है, इसके हम आगे डिटेल थोड़ी सी देख लेंगे। फिर आपके ऑप्शंस होते हैं फाइनेंस वालों के पास, आपके पास जितने भी आपके पास कैपिटल बजटिंग के इक्विपमेंट आते हैं, तो उनके दरमियान कंपटीशन होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करती है, कैपिटल राशनिंग करती है। कैपिटल राशनिंग का मतलब ये है कि जो टॉप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनकी आरओआई ज्यादा अच्छी आ रही होती है, या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन पे इन्वेस्ट करती है। अच्छा, उन पे इन्वेस्ट करने के लिए भी उनके पास पूरा कैश नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो फिर ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनके पास कि उसे लीज कर लें। अब लीज में भी दो तरह की लीज है, ऑपरेशनल लीज है और फाइनेंशियल लीज है। ऑपरेशनल लीज का ये मतलब ये है कि 10 ईयर्स तक आप उसका रेंट देते रहेंगे बैंक को, उसके बाद बैंक आपसे वो इक्विपमेंट वापस ले लेगा। और फाइनेंशियल लीज का मतलब ये होता है कि आप 10 ईयर्स तक बैंक को रेंट देते रहेंगे और उसकी कॉस्ट भी कवर होती रहेगी, तो एंड ऑफ द लीज के ऊपर वो इक्विपमेंट आपका हो जाता है। जिस तरह आप गाड़ियां बैंक से लीज करवाते हैं, वो फाइनेंशियल लीज होती है। आप सिंपली हायर भी कर सकते हैं, जिसको ऑपरेशनल लीज भी कह सकते हैं आप, और आप परचेज भी कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट डिसीजंस होते हैं कि हम किस तरह करने जा रहे हैं इसको। अच्छा, बाज औक़ात मिक्स एंड मैच भी होता है कि मिसाल के तौर पे आप 50% इक्विटी लगाते हैं, 50% आप बैंक का लोन उसके ऊपर लेते हैं। आमतौर पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी तरीके से मैनेज किए जाते हैं। ओनर्स इक्विटी होती है, बाकी कुछ ये बैंक से लोन लेते हैं। तो आप किसी भी इसके फाइनेंशियल एनालिसिस करें, किसी भी स्टील मिल का या सीमेंट प्लांट का, तो या रिफाइनरी का, तो आप देखेंगे कि उनकी 70% इक्विटी है, तो 30% उसकी लोन है, या 60% इक्विटी है, 40% लोन है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा दो रीजन की वजह से करते हैं। एक रीजन तो है कि कैश होता नहीं है इतना, तो इसलिए वो बाकी वो लोन से पूरा करते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है कि वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। यानी अगर मेरा पूरा 100 रुपया है, वो पूरा मैंने बिजनेस में लगा लिया, तो सारा रिस्क मैंने लिया, लेकिन मैंने 60 रुपीज उस पर इन्वेस्ट किया, 40 रुपीज बैंक से इन्वेस्ट करवाए, तो अब मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। और तीसरी बात होती है कि आप लिवरेजिंग करते हैं। जब आप लोन लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप लिवरेजिंग करते हैं। लिवरेजिंग का क्या मतलब है कि आपने लोन लिया फॉर एग्जाम्पल 10% पे, और 50% आपकी इक्विटी है और 50% आपका बैंक लोन है, तो आपको प्रॉफिट हुआ 15%। 15% जब आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको अपने जो 50% इक्विटी है उसके ऊपर तो 15% प्रॉफिट हुआ ही, जो बैंक के हिस्से का 50% है उस पर भी 15% प्रॉफिट हुआ है। उसमें से आप बैंक को 10% देंगे, 5% आपको बच जाएगा, ये स्प्रेड कहलाता है। तो अब इसका तो क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट हो गया 20%। आपने पैसे भी कम लगाए और प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। इस वजह से लोग लिवरेजिंग करते हैं, एंड लिवरेजिंग वर्क्स वेल इन नॉर्मल पीरियड, बूम इन बूम पीरियड। लेकिन रिसेशन के पीरियड में फिर वो आपका प्रॉफिट जा रहा होता है बैंक के इंटरेस्ट को पे करने में। तो ये डबल एज सोल्ड है। लेकिन ये कि यूरोप में, अमेरिका में, चूंकि इतने सोफिस्टिकेटेड किस्म के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के आ गए हैं इंटरेस्ट बेस्ड, तो वो ज़्यादातर यही करते हैं कि वो जितना भी हद तक जा सकते हैं वो लोन फाइनेंसिंग करते हैं। और आपको पता है कि वो ये प्रेफर करते हैं कि बजाय उनकी अपनी बिल्डिंग हो, वो रेंटेड बिल्डिंग में यूज़ करें, और बजाय उनके अपनी कार्स हों, वो रेंटेड कार्स यूज़ करें, बजाय इसकी कि उनके अपने वेयर हाउसेज हों, वो रेंटेड वेयर हाउसेज यूज़ करते हैं। और दिस वे दे मेक मोर मनी। जी। जी। हेलो।
यस, आपका क्या सवाल है? गलती से ओपन हो गया था सर माइक। कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, तो अब ये आ जाइए फिर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैंने वीडियोस दिए हैं, स्लाइड्स भी दिए हैं, और अभी मिड टर्म में मैंने उस पर सवाल नहीं पूछा है, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है तो ये फिर आपका फाइनल में डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक या दो सवाल होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। बाद लोग कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने में लीगल लैंग्वेज के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं, हाइदर टू और वेयर एज इस तरह करके लैंग्वेज यूज करते हैं। वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी जरूरत नहीं है। अब लोग सिंपल प्लेन लैंग्वेज में एक्टिव वॉइस में कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं। तो एक तो आप सिंपल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं ताकि जब बाद में इंटरप्रिटेशन का मसला हो तो इजीली वो समझ में भी आ सके कि आपने क्या लिखा है। तो और फिर उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होने चाहिए, ये सब आप उसमें लिखते हैं। फिर आप उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी कुछ टर्म्स उसके वैलिड रहते हैं। जैसे जो कंपनी ने वारंटी दी हुई है वो वैलिड रहेगा 10 years तक। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फॉर फर्दर 10 years या 9 years इस तरह। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे है। तो कुछ कुछ क्लॉजेज ऐसे होते हैं। जी प्लीज। सर ये क्वेश्चन ये जी जी जैसे हम पूछिए। लोग जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉज होते हैं वो सप्लायर की तरफ से हमें होते हैं या हम लिख के देते हैं उनको? देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा नेगोशिएट किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो पूरा पूरा सप्लायर की तरफ से हो या पूरा की पूरा परचेजर की तरफ से हो। दोनों मिलके जो एग्रीमेंट, जो नेगोशिएशन में टर्म्स सेटल करते हैं, उसकी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। परचेजर है तो वो ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आता है कॉन्ट्रैक्ट में। बाज़ औक़ात सप्लायर बहुत पावरफुल होता है, एक ही सप्लायर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा डोमिनेट नजर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स आमतौर पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। लेकिन जैसे बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, आप गाड़ी खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं लीज के ऊपर, तो वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उनके साथ निगोशिएट करें। वजह उसकी ये कि अगर आप बहुत बड़े भी बिजनेसमैन हैं और आप उसे नेगोशिएट करेंगे तो फिर दैट विल टेक टाइम। अब वो सिर्फ किसी बड़े जो बिजनेसमैन है उनको तो येल कस्टमर्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। आपके जो इंश्योरेंस होता है उसमें भी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपकी जो शादी होती है वो भी एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कि उसके अंदर आप कुछ चीजें प्लस माइनस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट का उसूल। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी एक क्लास ले लूंगा। मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया नहीं है, बल्कि वीडियोस दे दी है, या पढ़ाया भी है। नहीं सर, आपने नहीं कुछ पढ़ाया। याददाश्त में है आप लोगों के? सर पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं वो कल तो मैं तो गूगल क्लास पे देख रहा था तो वो वीडियोस वगैरह तो कोई नहीं अपलोड हुई। कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, किसी भी किस्म की, वो कुछ एक या दो सिर्फ वो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे गूगल क्लास पे। आई विल चेक। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के मैंने आप लोगों को अपलोड नहीं किए वो तो मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और भी 2-3 वीडियोस मुझे अपलोड करनी है, वो मुझे जाहिर है कि अब कर देना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन रह गई है। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग प्रेजेंटेशन दें और कुछ लोग प्रेजेंटेशन ना दें। तो आप लोगों की एक क्लास भी मिस हो गई थी, तो अगले कल यानी कि मंडे को 8 o'clock आप लोगों की क्लास होगी।
उसमें आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है। इस चीज़ की प्रेजेंटेशन सर कुछ बता दें डिटेल में। यार एक तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, प्रेजेंटेशन का तुम्हारा नहीं है, वो तो दूसरी क्लास का है, ये तो सप्लाई चेन की क्लास है ना, कोई बात नहीं सर, कह दीजिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास है। सॉरी, उनको उनको डांटना था, फ्री में तुम लोगों को डांट दिया। तो क्लास कल हमारी भी नहीं है ना फिर? नहीं आपकी नहीं है, उनकी क्लास रखनी है ताकि वो प्रेजेंटेशन देते हैं, मगर आप लोगों की भी एक एक्स्ट्रा क्लास इस वीक लूंगा, वो मैं व्हाट्सएप पे अनाउंस कर दूंगा। एक क्लास आपकी भी मिस हुई थी, ओके, क्योंकि अगले वीकेंड पे फिर आप लोगों का लास्ट क्लासेस है। ओके जनाब, तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट देखिए, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कोई बहुत ही टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट समझती हैं और साइन करने के बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव को ड्रॉअर में रख करके उसको ताला लगा दिया जाता है, उसको कोई देख नहीं सकता। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट तो आप इसलिए करते हैं ना कि उसमें कुछ एक्शन आइटम्स होंगे, और जो एक्शन आइटम्स होंगे तो कुछ एक्शन आइटम्स आपके होंगे, कुछ एक्शन आइटम्स उनके होंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स लोगों को पता नहीं होंगे तो लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? फिर अंधों की तरह एग्जीक्यूट करते हैं और उसका फिर दूसरी पार्टी फायदा उठा लेती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट को एटलीस्ट रेलेवेंट लोगों के साथ शेयर किया जाए कि जनाब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके मुताबिक काम करना है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी बहुत टॉप सीक्रेट चीज है जैसे अमाउंट वगैरह है जो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है, हालांकि आज तो कल तो डिस्क्लोजर ला के मुताबिक उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, तो उसको वाइटो कर सकते हैं। एक आध चीज और भी अगर कोई एग्रीमेंट में ऐसी चीज है तो उसको वो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो आपको जो रेलेवेंट लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए और उनको कॉपी देनी चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन में उनको आसानी हो कि भाई हमने क्या काम करना है। आई डोंट नो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रैक्टिसेस हैं, कितना कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है या नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये देखा है। जी 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 सर, हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शेयर भी किया जाता है और हमारे पास बल्कि शेयर ड्राइव में होता भी है। हम लोग अक्सर व बेशतर उसको रेफर करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अगर कुछ भी ड्रैग कर रहा है तो हम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट का उसमें क्लॉज कोई ना कोई शेयर करते रहते हैं, और सेम क्लाइंट भी ऐसे ही करता है हमारे पास। आप सोमरो साहब है ना? फराज फराज। फराज, अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, अच्छी बात है। मगर ये कि पुराने ज़माने में, मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ, ये इश्यूज होते थे, ठीक है, आजकल नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रोविजनिंग ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स। फिर सपोर्ट मटेरियल का प्रोविजन जो है वो जाहिर है कि प्रोक्योरमेंट वाला ही करेगा, क्योंकि परचेज वाले तो वो अगर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी है इस परचेज में, वो तो कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करने में इन्वॉल्व रहेंगे। बाद में उसके लिए लुब्रिकेंट्स चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए और उसके लिए सिविल वर्क चाहिए, तो ये सब काम तो प्रोक्योरमेंट वाले करके देते। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट के रोल में ये भी आता है कि प्रोविजनिंग ऑफ सपोर्ट मटेरियल क्या क्या होगा। एंड देन ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन। आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोक्योरमेंट टीम बनती है जिसके अंदर इंजीनियरिंग के लोग भी होते हैं, प्रोडक्शन का भी कोई आदमी होता है और प्रोक्योरमेंट का भी कोई आदमी होता है। तो ये वो टिपिकल रोल्स हैं जो कि आप परचेजिंग से एक्सपेक्ट करते हैं जब आप कैपिटल आइटम परचेज करते हैं। तो आप तो सोमरो साहब गए होंगे कैपिटल आइटम परचेज करने के लिए चाइना या यूरोप वगैरह? नहीं, आप मार्केटिंग के हैं। अच्छा जनाब, फिर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है ऑफ कोर्स नेगोशिएबल होती है और आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस ऐसे नेगोशिएट की जाती हैं कि आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है जनाब 10% हम आपको कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर पे देंगे, 40% डिलीवरी पे देंगे, 30% इंस्टॉलेशन पे देंगे और फिर 10% उसके बाद देंगे और 10% रिटेन करेंगे फॉर 1 ईयर। तो ये निगोशिएट किए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट तरीके से निगोशिएट करती हैं, तो इसलिए पेमेंट की टर्म्स डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं। अब वो आमतौर पर प्रोक्योरमेंट निगोशिएट करता है।
अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया व्हाट आर कैपिटल आइटम्स, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखिए कि जैसे जिस तरह के आप कंज्यूमर कंज्यूमेबल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं ना, आपको पता है ना कंज्यूमेबल्स और ड्यूरेबल्स क्या होते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं और ड्यूरेबल्स क्या होते हैं। देखिए ये जो इस तरह के आइटम्स है ना जो आप मंथली जाकर के ग्रॉसरी करते हैं, ये सब कंज्यूमेबल्स है। आप खरीद कर लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, खत्म हो जाता है, फिर आप खरीद के लाते हैं, ये कंज्यूमेबल्स, ये आप हर महीने खरीदते हैं। लेकिन ड्यूरेबल्स क्या है, जैसे आप घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, ये है ड्यूरेबल्स। अच्छा, अब इसके बिजनेस का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि अगर रिसेशन आ भी जाए तो कंज्यूमेबल्स की सेल पे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पड़ता है 10%, 15%, 20% इस तरह पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि रिसेशन में लोग खाना पीना तो बंद नहीं करते, आम जो ग्रोसरी के आइटम्स है वो लाना तो बंद नहीं करते, तो उनकी सेल पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंज्यूमेबल्स पे। लेकिन ड्यूरेबल्स की सेल्स पे बहुत शार्प इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे ही रिसेशन का थोड़ा सा फील होता है, लोग थोड़ा सा डरते हैं कि पता नहीं जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो अगर गाड़ी खरीदने वाले भी होते हैं तो रुक जाते हैं, कोई नया एसी खरीदने वाले भी होते हैं तो रुक जाते हैं, कोई और रेफ्रिजरेटर या ओवन या इस तरह की चीज़ खरीदने वाले होते हैं तो रुक जाते हैं कि चलो इस साल नहीं खरीदते, अगले साल खरीदते। तो ये जो ड्यूरेबल्स के जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनका बिजनेस या तो यूं जा रहा होता है या यूं जा रहा होता है, उनका किस तरह बहुत कम नहीं जाता। तो ये इस वजह से इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ड्यूरेबल्स तो रखते ही रखते हैं, ये साथ में कुछ कंज्यूमेबल्स भी रखते हैं, सो दैट कि जब रिसेशन का साइकिल आए तो उनका फिर भी सेल कुछ ना कुछ अचीव होती है। और इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल, ये तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल आइटम्स को भी इसी तरह कहते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स और इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल्स। इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल से मुराद हो गया आपका लुब्रिकेंट्स, बेयरिंग्स, मैकेनिकल सील्स, बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स हैं। ये बार बार खरीदते हैं, बार बार वो चीज़ यूज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, फिर आप ख़रीदते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स हैं। और इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल्स क्या हैं, जिनको आप कई साल के यूज़ के लिए ख़रीदते हैं और वो कई साल तक आपको सर्व करती है। फॉर एग्जांपल पंप, कंप्रेसर, बॉयलर, डीजल जनरेटर, ये सब इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल्स हैं। अच्छा जनाब, उसके ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस कर चुके हैं। लीज का पता है आपको, लीज क्या होता है और हायरिंग क्या होती है। यानी यहाँ पे उन्होंने लीजिंग से मुराद लिया है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड ये जो प्रोडक्ट है ये तब्दील की हो जाएगी, जिसको बेसिकली फाइनेंस के ज़ुबान में फाइनेंशियल लीज कहते हैं। अच्छा जनाब, कैपिटल रिक्विजिशंस, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप PC1 रेज करते हैं, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप जब कैपिटल आइटम खरीदते हैं तो ये स्लो प्रोसेस है। कैपिटल आइटम क्विकली आप नहीं परचेज कर सकते अनटिल एंड अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल, इसलिए इंजीनियर्स को और प्रोक्योरमेंट दोनों को कैपिटल आइटम की परचेज को एंटिसिपेट करना पड़ता है, फोर्स ही करना पड़ता है। और आपके पास मशीन की परफॉर्मेंस अवेलेबल होती है, आपके पास ये डेटा भी अवेलेबल होता है कि जनाब आपने इस मशीन की कितनी यूज़फुल लाइफ डिटरमिन की है, अब यूज़फुल लाइफ इसकी पूरी होने जा रही है। तो यूज़फुल लाइफ एक एस्टिमेशन होती है और ये एस्टिमेशन करेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपने हो सकता है मशीन को 10 ईयर्स के लिए एस्टिमेट किया कि दिस मशीन विल वर्क फॉर 10 ईयर्स, लेकिन वो 3 ईयर्स में ये वो मशीन ब्रेक हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपने उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और उसकी हेल्थ का ख्याल रखा है, प्रॉपर ओवरहॉल करते रहें,
तो अब वो 10 ईयर्स के बाद आगे मजीद 5-6 ईयर्स सर्व कर सकती है। तो ये मशीन की कंडीशन को देखते रहना, इवेलुएट करते रहना, या अगर आपकी कंडीशन, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो फर्दर मशीन खरीदना, ये कंसर्न डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे लिफ्ट ट्रक की एग्जांपल दी हुई है, तो फोर्क लिफ्ट ट्रक जो, अगर आपके पास काम ज्यादा है, आपका वेयर हाउस एक्सपैंड हो रहा है, तो आप वेयर हाउस एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपको इसके साथ रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी खरीदने होंगे और एम्प्लॉयज को भी हायर करना पड़ेगा। जैसे फोर्क लिफ्ट ट्रक अगर आप मजीद फर्दर परचेज करेंगे तो उसके लिए आप कैपिटल रिक्विजिशन करेंगे, और आमतौर पे कैपिटल रिक्विजिशन 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले की जाती है, तब कहीं जा करके 1 साल बाद वो आइटम मिलते हैं। रीजन के कि आप उसको पहले रिक्विजिशन रेज करते हैं, फिर प्रॉपर उसकी ऑथराइजेशन होती है, दैट में टेक मंथ्स। रीजन इसके हो सकता है कि आपने रिक्विजिशन रेज की है, आपका डिपार्टमेंटल हेड अप्रूव करेगा, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव अप्रूव करेगा। अगर आइटम बहुत ज़्यादा वैल्यू का है तो लिमिट सेट होती हैं, तो जनाब इससे ज़्यादा वैल्यू का अगर आइटम है तो चीफ एग्जीक्यूटिव अप्रूवल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोरम पूरा होना ज़रूरी है, उससे बहुत सारे लोग, बहुत बिजी लोग होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्टेड डेट पे वो लोग अवेलेबल ना हो और वो थोड़ा सा उसकी वजह से भी डिले हो जाए। और जब वो अवेलेबल हो तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज कर दें कि आपके पास वापस प्रपोजल आए, फिर आप उस प्रपोजल को रीवर्क करके फिर बोर्ड में प्रेजेंट करें, फिर बोर्ड मीटिंग होगी, तब वो कैपिटल आइटम आपका अप्रूव होगा। तो इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज में भी कैपिटल आइटम डिले होता है, और फिर उसके बाद जब एक दफ़ा अप्रूव होना के बाद ये मतलब नहीं कि कल वो आपके फैक्ट्री में रखा हुआ होगा। फिर आप वेंडर से नेगोशिएट करना शुरू करते हैं और फिर उसमें से देखते हैं कौन बेहतर वेंडर है, किसकी प्राइस बेहतर है, वो फिर कब डिलीवरी अवेलेबल है, देन यू गेट द आइटम, एग्रीमेंट होता है, फिर जो टाइम होता है उसके बाद। कुछ चीज़ें आप पैरेलल में कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और करना चाहिए। कि मिसाल के तौर पर एक आइटम है, बहुत क्रिटिकल है, आप समझते हैं कि इसकी अप्रूवल मिल जानी चाहिए, नहीं भी मिले तो आप अगर सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करके रखें, शॉर्ट लिस्ट करके रखें, और फिर उनसे प्राइस वगैरह का आइडिया तो आपको लेना ही पड़ता है, क्योंकि प्राइस का आइडिया नहीं लेंगे तो आप ROI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्राइस का आइडिया तो आप वैसे भी लेते हैं। तो ये वाला काम आप समझ लीजिए कि पैरेलल में कर रहे होते हैं, उससे आपका थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। फिर बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर बता सकता है, तो फिर आपको मैन्युफैक्चरर से ही कंसल्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आप कुछ चीज़ें पैरेलल में कर रहे होते हैं, तो इससे आपका फिर भी काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अच्छा, कैपिटल इक्विपमेंट डिसीजन में जो चीज़ें आप देखेंगे कि भाई कोई कैपिटल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप फोर्क लिफ्ट खरीद रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो होती है फाइनेंस। अगर आपका आइटम फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि खरीदा जाए। तो सबसे पहले तो आपको उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है, जिसको आप ROI कहते हैं, जिसके अंदर NPV, IRR, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक मशहूर मेथड्स हैं। फिर आप देखेंगे कि ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की चीज़ है, कि अब आसान मशीन है, ऑपरेटर जल्दी ट्रेन हो जाएंगे, सेमी स्किल्ड वर्कर काफ़ी है, या ये कि बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है तो ऑपरेटर को आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फिर परचेजिंग का कंट्रीब्यूशन होता है, वो अपने एस्पेक्ट से देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस करने पर, टेक्निकल एस्पेक्ट से देखते हैं। फिर स्टोर के एस्पेक्ट से देखते हैं कि कौन कौन से उसके स्पेयर पार्ट्स हैं जो आपके स्टोर में हर वक्त होने चाहिए। फिर मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई ये मेंटेनेंस इसकी सिंपल है, मेंटेनेंस कॉम्प्लिकेटेड है, क्या मॉड्यूलर मेंटेनेंस है, या ये कि ब्रेक की ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है, या पीरियोडिक मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीज़ें आप मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, यानी अगर सप्लाई चेन वाले फोर्क लिफ्ट खरीद रहे हैं, वो तो बेसिकली वेयर हाउस के लिए खरीद रहे हैं, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करेगा, तो अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से इनपुट लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी उस आइटम की,
मिसाल के तौर पर आप यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाई सी आएगा, बाई एयर आएगा, तो ये डिपेंड कर रहा होता है अर्जेंसी क्या है, उस चीज़ का वेट क्या है, बाई एयर और बाई सी की प्राइस में फ़र्क क्या है, तो इसके साथ ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप कवर करते हैं किसी कैपिटल इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए। जी, आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी जी सर, आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, तो मेरा ख्याल है हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो तुम लोग थक गए हो लगता है, क्या ख्याल है? ठीक है सर। चलो, तो 10 मिनट से बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा, 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। मोहित साहब आज तो आपने कमाल कर दिया यार। जी सर, क्या कमाल कर दिया मैंने? मुझे नहीं पता। आप ही ने भेजा है, किसने? अशर ने भेजा है? मैंने भेजा है। आपने आप भेजा है बुक तो फिर भेजिए ना। हाँ, बुक आपने भेजी है ना? जी जी। बहुत अच्छा किया यार। वो एक्चुअली उसमें चैप्टर है जिसके अंदर वो ROI वगैरह आप लोग को आने चाहिए। अच्छा, तो हाँ मेरे पास भी आ ही गई हैं, तो अब मैं भी पढ़ ही लूंगा, वैसे भी अगर तो टाइम हाँ, मिलेगा। तो उसमें एक चैप्टर है कैपिटल कैपिटल बजटिंग का। अच्छा। तो उसमें पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक और NPV और IRR बताया है। ये आप लोगों को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जब आप प्रपोजल बनाते हैं तो उसके अंदर यही चीजें तो ऐड करते हैं। थैंक यू ठीक वेरी है। मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत अच्छा काम, खैर अच्छा काम तो नहीं किया आपने, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया है। ठीक तो है। तो थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी ओके 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि जनाब ये आपको लाइफ में ये काम करने का मौके मिलेंगे, एक मौका नहीं कई मौके मिलेंगे जब आप कैपिटल बजटिंग कर रहे होंगे, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? सर हमारा तो प्रोजेक्ट बेस है, तो हमारे पास तो सारी प्रोक्योरमेंट कैपिटल ही है। हाँ, तो फिर आप लोगों को तो पता ही है कि ये सब काम करते हैं आप या नहीं करते हैं? जी सर बिल्कुल, हमारे पास तकरीबन हाँ, अराउंड 300 मेजर इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो आप ही अपने एक्सपीरियंस से कुछ फराज हमें शेयर करें यार, ताकि हमारी नॉलेज में। सर हमारा तो एक्सपीरियंस जब 2 साल हो गए इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन ये है कि सोचा था कि काफी कुछ घूमने का मौका मिल जाएगा इसके चक्कर में, लेकिन कोविड की वजह से हर चीज ही ओहो, ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है। हाँ, बैड लक, बैड लक। चले कोई बात नहीं, तो बस आप ये तो नौजवान आदमी हो, नौजवान आदमी, आपको बहुत मौके मिलेंगे इंशाल्लाह, वाई यू आर वरीड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये है कि अभी क्योंकि जब प्री इंस्पेक्शन मीटिंग्स वगैरह के बाद पहले ही होता था कि जो हमने सुना है, या डेफिनेटली ऑन साइट जाते थे जो भी वेंडर जहाँ उनकी वहां पे जाके इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन होती थी, एक बार देखा जाता था कि भाई एज बिल्ड ड्राइंग के हिसाब से कैसे बनाई जाएगी ये क्या। लेकिन अब वो इंस्पेक्शन भी और इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स भी, क्यूए क्यूसी के भी लोग सब ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे। एक्चुअली तो बहुत सारे मौके पे तो वेंडर खुद अपने खर्चे पे बुलवाते थे कि भाई आप आए, आप हम्म। आज और ट्रेनिंग भी ले लें और थोड़ा बिल्कुल घूम कर भी लें और इक्विपमेंट भी देख लें। ऐसा ही तो है। बल्कि होपफुली एक जब ये शुरू हुआ था सर, जब उस टाइम 2019 में, बिल्कुल जब कोविड का नहीं था, तो उस time में कोरिया वगैरह से इधर से टीम्स। आपकी आवाज बंद हो गई फराज। चले ठीक है, आपका की आवाज बंद हो गई है, ओके। तो फराज आपकी आवाज नहीं आ रही है। फराज आप अपना माइक बंद कर दीजिए, किसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है, सो दैट वी मे स्टार्ट। Yes, seems to be some problem. Anyways, अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि वो फिर जिनके यहाँ कैपिटल इक्विपमेंट अक्सर परचेज किया जाता है, तो वो एक स्पेसिफिकेशन की शीट बना लेती है। तो उससे आसानी ये होती है कि कोई इंजीनियर होता है या प्रोक्योरमेंट का आदमी होता है, उस शीट के मुताबिक उसके ऊपर वर्क करता है। तो ये इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है स्पेसिफिकेशन की शीट की, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कि जनाब ये खरीदने जा रहे हैं बैटरी एंड चार्जर, वो जाहिर है कि बैटरी और चार्जर मोबाइल का नहीं खरीद रहे, बल्कि कोई बड़ा इंडस्ट्रियल बैटरी और उसका चार्जर खरीद रहे। तो उसमें उन्होंने लिख दी हैं सारी चीज़ें कि भाई सप्लाई, डिज़ाइन, टेस्टिंग, डिलीवरी, साइट एट साइट, इंस्टॉलेशन, कमीशन, इज इट अवेलेबल और नॉट। तो इन्होंने लिख दिया है यस। डिलीवरी टाइम कितना है? 10 वीक्स है। दूसरे का ये दो के कंपैरिजन है, 15 डेज है दूसरे का। तो क्वांटिटी कितनी है, तो वो उन्होंने क्वांटिटी भी लिख दी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। और फिर टेस्टिंग ऑफ EN एंड टेस्टिंग ऑफ EN एंड IEC इंक्लूडिंग टॉलरेंसेस। तो EN जो है बेसिकली इक्विपमेंट नंबर को कहते हैं, और IEC इज बेसिकली इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, सप्लायर सप्लाई स्टैंडिंग लोड एंड रिचार्ज बैटरी, टाइम टू रिचार्ज बैटरी। तो इन्होंने लिखा हुआ है 10 आवर्स, दूसरे का है 5 आवर्स।
तो उसके बाद सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से कंपेयर की हुई हैं, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि जनाब फॉर विच प्रोडक्ट यू शुड गो। और ये RWT ये सब स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, रिटर्न विद टेंडर, और VTA वेंडर टू एडवाइस। तो इस तरह से आप एक शीट यूज कर लेते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट शुरू में है, फिर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, फिर जर्नल रिक्वायरमेंट्स है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसका फायदा ये होता है कि जब आपके पास इसकी जरूरत होती है, जब आप कोई नया कैपिटल आइटम परचेज करने जाते हैं तो स्टैंडर्ड शीट फिल करते हैं, उससे आपको भी चीज़ों का पता चलता है कि भाई ठीक है, आई नीड टू लुक इनटू दीज एस्पेक्ट्स। और जब आपके सीनियर्स के पास भी जाता है तो वो भी इसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की शीट्स यूज करती है। गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा है इसका, ये शीट्स इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज होते हैं। ओके जनाब, प्रोजेक्ट अप्रोच इन्होंने बताया है कि आप उसको एज ए प्रोजेक्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक डीजल जनरेटर खरीदना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये एक प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ डीजल जनरेटर नहीं खरीदेंगे बल्कि उसकी फिजिबिलिटी भी देखेंगे कि कहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल करना है, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी करनी है, स्विच लगाएंगे ताकि वो KESC से, कराची इलेक्ट्रिक से डीजल जनरेटर पे ऑटो शिफ्ट हो जाएगा, ऑटो स्विच, और वापस शिफ्ट हो जाए जब लाइट आ जाए तो कराची इलेक्ट्रिक पे। ये सारी चीज़ें, फिर उसकी सेफ्टी, ये सारी चीज़ें ले, तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट हो जाता है। जब प्रोजेक्ट हो जाता है तो फिर आप उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से ही डील करते हैं। लाइफ टाइम कॉस्ट, आपको पता है कि पूरे लाइफ के दौरान कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो वो उन्होंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके बता दिया है कि स्पेसिफिकेशन जब डिटरमाइन करते हैं तो उसकी भी कोई कॉस्ट होती है। स्पेसिफिकेशन की कॉस्ट हो गई, जो प्राइस है, अब प्राइस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, परचेज प्राइस, कमीशनिंग की प्राइस, उसके ट्रायल की प्राइस, स्पेयर्स, फर्स्ट टाइम जो स्पेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी प्राइस, जिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वो आपके पास आएगा वो प्राइस, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें प्राइस में आ गई। फिर परचेजिंग के क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब ज़ाहिर है परचेजिंग ये सारे काम करेगा तो उसकी भी कॉस्ट होती है। फिर इंस्टॉलेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस है, कमीशनिंग है, और फिर हैंड ओवर है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, ये सब इंस्टॉलेशन में आती है। ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है डाउन टाइम। बाज़ मशीनें ऐसी होती हैं कि जिनका साल में 1 मंथ का मेंटेनेंस पीरियड होता है, तो दैट इज स्टैंडर्ड 1 मंथ। उसके अलावा एक्स्ट्रा डाउन टाइम होता है तो दैट कॉस्ट यू। मिसाल के तौर पर आप उस मशीन से कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आप सेल करते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड डाउन हो जाए तो वो आपका लॉस होता है। इसलिए आप कैलकुलेट करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप लोग क्या करते हैं, जब कोई बड़ा आइटम खरीदने के लिए जाते हैं तो वेंडर आपको उन जगहों पे लेके जाता है, कस्टमर्स के पास लेके जाता है जहाँ पे वो ऑलरेडी उसको बेच चुका है, और फिर वहाँ पे आप देखते हैं कि वो मशीन कैसे ऑपरेट हो रही है और वहाँ के लोगों का फीडबैक क्या है। ऑफ कोर्स वो अपने अच्छे कस्टमर्स के पास लेके जाता है, बट दैट गिव्स यू एन आइडिया। तो डाउन टाइम एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होती है जो कि आपके मिसाल के तौर पे आपने अगर 1 मंथ का डाउन टाइम रखा हुआ है तो बाकी 11 मंथ और इसको ऑपरेशनल रहना चाहिए। ठीक है। फिर सैल्वेज कहते हैं डिस्पोजल में कि जो वैल्यू बच जाती है वो सैल्वेज वैल्यू कहलाती है। मिसाल के तौर पे आपने $10 मिलियन के कोई चीज़ खरीदी है और जब वो पूरे लाइफ यूज करने के बाद जब वो ख़त्म हो गई, स्टिल यू कैन सेल इट फॉर एग्जाम्पल इन $1 मिलियन, तो वो उसकी सैल्वेज वैल्यू है। और स्क्रैप का मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके और वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे कोई ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज आपको ही उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। या आप उसे सेल भी कर सकते हैं, अच्छी कंडीशन में है तो आप अच्छे उसको सेल भी कर सकते हैं, तो सेल अप भी कर सकते हैं। फिर आपको ट्रेनिंग भी एक कॉस्ट है। ये सब मिल करके ये सारी कॉस्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी गई है कि लाइफ टाइम में क्या क्या कॉस्ट होता है।
अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के मुताबिक इम्पोर्टेंट चीज है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है? एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स के दरमियान कंपटीशन चलता है कि 10 प्रोजेक्ट्स बोर्ड के सामने पेश कर दिए गए हैं, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, 10 प्रोजेक्ट्स उनके सामने, और उनके जहन सामने फाइनेंस डायरेक्टर भी है जो उनको बताता है कि कितनी एक्सटेंट है हमारी कि हम इसको प्रोजेक्ट कितने अमाउंट तक प्रोजेक्ट्स को हम फाइनेंस कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज से, प्लस लोन के रिसोर्सेज से, प्लस फर्दर इक्विटी रेज करके। तो इन चीज़ों से हम फर्दर इतना जनरेट कर सकते हैं कैश। तो इसलिए हम जब भी परचेजिंग करेंगे तो फिर वे बोर्ड के पास एक फिगर आ जाती है इतने अमाउंट तक के प्रोजेक्ट्स में अप्रूव करते हैं। तो जब वो इतने अमाउंट तक के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करते हैं तो बाकी प्रोजेक्ट्स जिनका कि आरओआई भी ठीक होता है, एनपीवी भी ठीक होता है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका आरओआई और एनपीवी कम होता है या वो इतने क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के नहीं होते कि उनको किया जाए, उसके बगैर कंपनी कैन सर्वाइव, या ये कि उसको फिर नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर तक डेफर कर दिया जाता है। तो ये कैपिटल बजटिंग में इस अप्रोच के साथ ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। जिस तरह आप लोग घर में करते हैं कि भाई आप लोग रेफ्रिजरेटर भी खरीदना चाह रहे हैं, टेलीविजन भी खरीदना चाह रहे हैं, एसी भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस साल का बजट आपको ये इजाज़त दे रहा है कि आप सिर्फ रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटर अगर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तो आप रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, अगर एसी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप एसी खरीदेंगे और रेफ्रिजरेटर को अगले साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। यू विल लिव विदाउट दैट रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ आप ऑप्ट करते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग की जाती है, ये कहलाती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्राइटेरिया में एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिए कि बास प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि वो आपने हर सूरत में इम्प्लीमेंट ही करना, जैसे पुराने पंप की रिप्लेसमेंट है, वो तो आप करेंगे ही, उससे आपको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपका पूरा सिस्टम खत्म बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि आप पंप ए खरीद रहे हैं तो उसकी आरओआई क्या है, पंप बी खरीद रहे हैं तो उसकी आरओआई क्या है, जिसकी आरओआई बेहतर है वो आप खरीद रहे हैं। आरओआई का मतलब हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे जो आसान मेथड होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, वो क्या है, पे बैक पीरियड, जो आप लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज पे बैक पीरियड? ये तो आसान है, ये आप लोग बता सकते हैं। सर वो उसका जो जिस पीरियड में वो पे बैक करना शुरू कर दे, यानी कि उसका जो पे बैक पीरियड है वो कम हो एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। हाँ, मतलब ये कि आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दे। एग्जैक्टली 1 लाख जी, आप सही किया आपने। $1 लाख का आपने परचेज किया, अब $1 लाख आप कहते हैं जब आप इसे यूज कर रहे हैं तो $1 लाख की वैल्यू आपने 3 साल में उससे अचीव कर ली, तो 3 साल आपका पे बैक पीरियड है। तो 2 प्रोजेक्ट्स जिनमें से एक का पे बैक 3 इयर्स है और दूसरे का 2 इयर्स है, तो जाहिर है कि आप वो प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे जिसका पे बैक कम है। लेकिन पे बैक पीरियड में एक इश्यू है, वो इश्यू ये है कि हो सकता है प्रोजेक्ट आपको शुरू में कम पैसे दे, अब बाद में आप उससे ज्यादा पैसे अर्न कर सकें, तो बाद के जो आपका प्रॉफिट है उसको आप इग्नोर कर देते हैं पे बैक में, बल्कि आप वहां तक देखते हैं कि भाई यहां तक हमारा पैसा रिटर्न हो गया, आई एम हैप्पी, कम अरसे में रिटर्न हो रहा है, कम रिस्क है, डू इट। लेकिन उसके बाद जो आपको ज्यादा जनरेट हो रहा है, ऑलमोस्ट फ्री कैश जिसको हम कहेंगे, वो हो सकता है दूसरे प्रोजेक्ट का ज्यादा हो, तो इसलिए पे बैक को यूज किया जाता है। तो उसके साथ एनपीवी यूज किया जाता है। एनपीवी भी देखते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जनाब आपके पास आज 100 रुपए हैं
और 1 साल बाद आपके पास 100 रुपए होंगे, तो आप प्रेफर करेंगे कि आपके पास आज 100 रुपए हो, क्योंकि आज 100 रुपए हुए तो 1 साल बाद वो 110 हो जाएगा। ठीक, और 1 साल बाद अगर आपके पास 100 रुपए है तो आज का 91 रुपीज उसके बराबर है, क्योंकि 91 रुपीज को आप इंटरेस्ट लेंगे 10% के हिसाब से, विल गेट 9 रुपीज, तो वो 100 रुपीज हो जाएगा। तो हम यूं कहेंगे कि 100 रुपीज का 1 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू है 110, और 1 साल के बाद अगर 100 रुपए आपको मिल रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 91। आपने सिंपली क्या किया है, उसको 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास जब प्रोजेक्ट आता है तो ये डिस्काउंट फैक्टर कहलाता है, ये इंटरेस्ट फैक्टर कहलाता है। आप ये टेबल यूज कर सकते हैं चाहे तो, बहुत सिंपल टेबल है कि भाई अगर 7 ईयर्स है फॉर एग्जाम्पल और 10% का डिस्काउंट रेट है, इसका मतलब है 0.513। ये आप पढ़ लें, ये पढ़ सकते हैं आप। कि फर्ज कीजिए बैंक कहता है कि 10% का डिस्काउंट रेट अप्लाई करेंगे, यानी 10% का हम इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे और 7 ईयर्स के लिए इसको फाइनेंस किया जाएगा। तो 7 ईयर्स का क्या मतलब हुआ? 7 ईयर्स की लाइन में आप सीधा देखिए और 10 ईयर्स की लाइन में आप वर्टिकली देखें, 513 तो कहाँ पहुंचोगे आप जी? 0.513। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो अगर आपको वो 513 रुपए की कोई चीज दे रहा है तो 7 साल में वो आपसे 1000 रुपए बोलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको उसने डिस्काउंट किया है। ये डिस्काउंटिंग का उसूल होता है, और वो सिंपल आप 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आप डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप देखिएगा, और अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जाहिर है इन्फ्लेशन को भी डाल दें तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेशन, लेकिन जो सफिस्टिकेटेड एनालिसिस होती है, कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस होती है, उसमें हम इन्फ्लेशन का फैक्टर भी यूज करते हैं। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंपली ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है जो आप लोग 7th 8th में पढ़ते हैं। तो 200 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा इन 5 ईयर्स? ठीक है, 200 पाउंड का, जैसे ये एग्जाम्पल देंगे ना, तो 200 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा 5 ईयर्स में? तो इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। तो 10% पे आप 5 ईयर्स में देख लीजिए, ये 10% है, 5 ईयर्स में क्या वैल्यू आ रही है बताएं? 10% ऊपर है, वर्टिकल में 5। 0.621 जी बिल्कुल 0.621। तो जी बिल्कुल, तो 0.621 से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप ये नहीं करना चाहें तो आप सिंपली इसको 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5 कर लेंगे, तब भी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने उसकी वैल्यू निकाल ली है, 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5 की वैल्यू है 0.62। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट किए जाते हैं। ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा, सिंपल प्रॉब्लम्स है। ओके, इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके कंपेयर करते हैं कि जनाब आपका प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं फीजिबल है। अच्छा, अब डिस्काउंट रेट जो है ना, ये एक टेक्निकल डिसीजन होता है। अच्छा, अब एनपीवी में भी जो है वो इशू क्या है? एनपीवी का इशू ये है, वो इसके अंदर नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन ये आपको एक ग्राफ से पता चल जाएगा कि एनपीवी का इशू क्या है। दैट इज क्रॉस ओवर रेट। अबे ये कौन सी तस्वीरें आ गई इधर?
तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये और जाहिर है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन जाहिर है कि आपको ये एक इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, एक एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 8 to 10% वैरी करता है, तो आप जो है वो 9% पे कैलकुलेशन कर लेते हैं या 10% पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा वाला था ये, देखिए ये क्रॉस ओवर रेट कहलाता है। एनपीवी में आप अगर ए और बी दो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप देखिए कि ये तकरीबन है 12% के इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ए का एनपीवी ज्यादा है और बी का कम है, तो आप ए को सिलेक्ट करेंगे कि ए का एनपीवी ज्यादा है। ये नजर आ रहा है आपको या नहीं? जी सर, नजर आ रहा है। हाँ, तो ये ग्राफ जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, और उसको आपने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट किया हुआ है वाई एक्सिस पे, और जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है वो एक्स एक्सिस पे आप दिखा रहे हैं 5%, 10%, 15%, 20%। ये जो बीच में पॉइंट है 11.8%, ये क्रॉस ओवर रेट कहलाता है। ये क्रॉस ओवर रेट या क्रॉस ओवर पॉइंट क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है कि इस पॉइंट से ऊपर आपके प्रोजेक्ट ए का एनपीवी ज्यादा है, आप ए को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर 12% से इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो आप प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे। ये है एनपीवी का प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर आप आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसकी वजह ये है, मैं जुमला बोल देता हूं, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। वो ये है कि आईआरआर के अंदर री इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया जाता है, एनपीवी में री इन्वेस्टमेंट को नहीं कंसीडर किया जाता है। क्या मतलब कि अगर आपको फ्यूचर में $5 लाख एक साल आ रहा है, $6 लाख दूसरे साल आ रहा है, $3 लाख तीसरे साल आ रहा है उस प्रोजेक्ट को लगाने की वजह से, तो एनपीवी में ये नहीं कंसीडर किया जाता है कि जो आपके पास कैश आ रहा है उसको आप फर्दर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है क्रॉस ओवर की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर आपको आईआरआर यूज करना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई एक मेथड कैपिटल बजटिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता। यानी अगर आप पे बैक यूज करें या डिस्काउंटेड पे बैक यूज करें या एनपीवी यूज करें या आईआरआर यूज करें, तो उनमें से हर मेथड की लिमिटेशन है। तो इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप एटलीस्ट एनपीवी और आईआरआर दोनों यूज करें और साथ में डिस्काउंटेड पे बैक भी यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। उस तरह प्रोजेक्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं कंपेयर टू आप कोई एक मेथड यूज करें। मुश्किल बात कही है मैंने? नहीं सर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए हम तीनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करके तीनों तरीके से उसको इवेल्युएट करें ताकि हमें बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। सही पिक्चर तभी आपको पता चलेगी, क्योंकि हर मेथड की लिमिटेशंस है। वेरी गुड भाई साहब, आप तो बहुत अक्लमंद आदमी है। आप करते क्या है? सर कुछ भी नहीं करते, इसीलिए कमाल करते। नहीं यार, आप तो आजकल जॉब नहीं कर रहे आप? कर रहा हूँ। तो फिर कुछ भी नहीं करते का क्या मतलब? सर जॉब कर रहे हैं ना, बस इसलिए कुछ नहीं कर रहे। तो कहाँ जॉब करते हैं आप? सर रहमत शीरी में। अच्छा, वहाँ क्या करते हैं आप? मैनेजर सप्लाई चेन है सर। अच्छा माशाल्लाह यार, जबरदस्त मिठाई होती है उसकी यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड, तो अच्छी बात है। नाइस। और मैं उसका वो जो क्या कहलाता है यार, कच्चा गोला, कच्चा गोला है ना रहमत श्री का? कच्चा गोला भी है। और जबरदस्त है। जी सर। जबरदस्त, वेरी गुड। चले अच्छी बात है, नाइस। सर अच्छा उसकी रेनबो कलाकंद खाएं आप, सब भूल जाएंगे। अच्छा, क्या रेनबो कलाकंद? जी। अच्छा, ये कोई नई चीज आई है? जी सर, ये उन्होंने ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करके, मुख्तलिफ कलर्स हैं उसके, यानी कि हाँ वो
7 कलर एक ही साथ हैं वो कलर करने अच्छा का। अच्छा, इसीलिए उसको रेनबो कलाकंद कहते हैं। गुड। तो कितने आउटलेट है इसके रहमत शीरीन के कराची में? सर हैं तो 12, लेकिन अभी ऑपरेट जो हो रहा है वो सिर्फ 8 हो रहा है। अच्छा, तो एयरपोर्ट वाले एरिया बंद है ना, वो अभी इंटरनेशनल अराइवल और डिपार्चर के जो इनका आउटलेट है वहाँ पे तो है आपका? बंद है ना, लेकिन अभी अच्छा, ऑपरेट अभी एयरपोर्ट में ऑपरेट करना बड़ा प्रॉब्लम होता है यार। एक लेकिन ये तो तो अरसे से कर रहे हैं और इनकी तो है अच्छी अच्छी रिसोर्सेज हैं, ये कर रहे हैं वहाँ ऑपरेट। डोमेस्टिक तो चल रहा है, अच्छा, इंटरनेशनल बंद है। राइट राइट, चलें ठीक है। गुड। लेकिन मोहित भाई, अभी जब हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे लास्ट टाइम और अभी भी, तो रहमत श्री दोनों टाइम क्लोज था। कौन सा, डोमेस्टिक का या इंटरनेशनल का? इंटरनेशनल का। हाँ इंटरनेशनल बंद है ना, मैं कहता रहा हूँ इंटरनेशनल बंद है, अच्छा डोमेस्टिक चल रहा है अभी। वो भी राइट, बहुत अच्छा अच्छा। बहुत थोड़े टाइम के लिए खोलते हैं दिन में ना। अच्छा अच्छा, गुड। तो अब आप भी जब कोई नया रिटेल आउटलेट बनाएंगे तो आपको उसकी आरओआई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जी इसके सर। ऊपर हम इतने मशीनरी लगाएंगे, इतने एम्प्लॉयज लगाएंगे, इतना हमारा और दूसरे खर्चे होंगे, तो कितने अरसे में ये पे बैक करेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, गुड। तो ये डिस्काउंट रेट कहलाता है कि डिस्काउंट रेट जो है वो आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? ओके, तो ये है थोड़ा सा इसका कैपिटल बजटिंग का। मैंने आपको थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल में मैंने आइडिया तो पूरा दे दिया। प्रॉब्लम्स को थोड़ी सी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि आईआरआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पे बैक तो आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं अपने अंडरग्रेड के दौरान। पे बैक तो बहुत आसान सी चीज होती है। तो फिर आप कैपिटल बजटिंग के पूरी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। और अगर मैं ना अपलोड करूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को मटेरियल बहुत कम अपलोड किया है, एंड दिस वीक आई नीड टू अपलोड मेनी थिंग्स फॉर फाइनल एग्जाम, तो मैं आप लोगों को एनपीवी वगैरह की कैलकुलेशन की कुछ स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, वो आप देखिएगा, दैट विल हेल्प यू। तो कैपिटल बजटिंग आप जैसे प्रोफेशनल्स को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो सेठ हो या चाहे वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, उसके पास आप जाकर के जब आप कहेंगे कि मुझे ये कैपिटल इक्विपमेंट खरीदना है, तो उसका सबसे पहला सवाल यही होगा, चाहे वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में हो या आम जुबान में हो, कि भाई इससे फायदा क्या होगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा। तो आपको हमें क्या मिलेगा का जवाब देने के लिए कैपिटल बजटिंग को अच्छी तरह समझना चाहिए। ओके, उसके अंदर शुरू में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि क्या क्या उसकी टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद फिर फाइनेंशियली आप उसको किस तरीके से प्रूव करेंगे कि जनाब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को कितना फायदा दे। राइट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर से कुछ मिला होगा इंशाल्लाह, और थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें आप लोग अंडरग्रेड में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कि आप ज़रा सा, मैं समझता हूँ कि उसको आप लोग इस लेवल पे समझें तो इसे अप्लाई कर सकें। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग इसके काबिल होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों की एक क्लास तो मैं वेडनेसडे को लेता हूँ ना, राइट? नहीं सर, आप सैटरडे संडे ही लेते हैं, वेडनेसडे नहीं लेते। पिछली दफा मैंने वेडनेसडे क्लास ली थी या थर्सडे क्लास ली थी? नहीं सर, हमारी नहीं ली थी, आपने किसी और की ली होगी। अच्छा यार, वो लीडरशिप वाले हैं। ठीक है ठीक है, तो अब इंशाल्लाह आप लोगों को सिर्फ सैटरडे को मुलाकात होगी, लेकिन बीच में पॉसिबली मैं एक क्लास रख सकता हूँ, ताकि आपकी वो जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए, तो हम सैटरडे संडे को फिर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। राइट, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक थैंक केयर, यू। एंजॉय योर वीकेंड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।